हेलो एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर। आप सबको पता होगा 11th का चैप्टर नंबर 4 5th एनसीईआरटी के हिसाब से, जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में एक आता ही आता है, जेईई मेंस और एडवांस में कभी कभी एक डायरेक्ट से आता है या कहीं मिला ही देता है। इसमें कुछ थ्योरम्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे सर्कुलर मोशन में भी यूज़ होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम वगैरह, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बाकी क्लास 9 का भी बच्चा देख सकता है अपना फाउंडेशन अच्छा करने के लिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग बेसिकली पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं शुरू से आखिर तक, और हर लेवल का क्वेश्चन लेंगे। कुछ बेसिक क्वेश्चन, फिर नीट लेवल के, जेईई मेंस और जेईई एडवांस लेवल के सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग इसमें। तो आप लोग बने रहिएगा, कॉपी पेन निकाल के नोट्स कीजिएगा और अच्छे से समझिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वर्क के बारे में। किसके बारे में? वर्क के बारे में। यहाँ जैसे कि लिखा हुआ है, फिजिक्स के भाषा में वर्क क्या होता है। सवाल ये है कि सर वर्क क्या है? काम। जैसे भी हम बोल रहे हैं, यहाँ पे खड़े होकर के एक काम कर रहे हैं, यूट्यूब में वीडियो बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। आप अगर सुन रहे हैं तो सुनना एक काम हुआ, लिख रहे हैं लिखना काम है, पढ़ना काम है, सोना काम है, खाना, दौड़ना, भागना, किसी से बात करना, सब एक काम है। लेकिन बात यह है कि फिजिक्स के टर्म में काम किसको बोलेंगे। सवाल ये है कि फिजिक्स में काम किसको बोलेंगे। फिजिक्स में किसको माना जाएगा कि हाँ कोई काम कर रहा है या कहीं काम हो गया। तो फिजिक्स के टर्म में काम बोलेंगे अगर कहीं पे फोर्स लग रहा है और उस फोर्स की वजह से जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो गया। ध्यान से सुनो, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है और उस फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो हम बोलेंगे कि उस ऑब्जेक्ट पे फना फोर्स के द्वारा काम किया गया। थोड़ा सा सुनने में अजीब लग रहा होगा, तो इसको और अगर इससे पहले आप वेक्टर पढ़े हुए थे थोड़ा सा, और इसका बहुत बेसिक डेफिनेशन वैसे ही बोल सकते हैं कि फिजिक्स के टर्म में वर्क को मैथमेटिकली ऐसे बोलेंगे कि वर्क इज़ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? दो वेक्टर को हम दो तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। जब दो वेक्टर को हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो आता है स्केलर, उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो फोर्स भी एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है, और उन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमको मिलता है वर्क डन। क्या मिलता है? ये मैथ्स के भाषा में, बट आपको पहले समझना होगा। जैसे फिजिक्स में काफ़ी मीम्स वगैरह फेमस है कि जैसे कोई कहीं पे फोर्स है, उस फोर्स लग रहा है, उसके बावजूद भी वर्क नहीं हुआ। लाइक कि एक कहानी सुने होंगे कि जैसे डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ तो वर्क नहीं हुआ। तो ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे कि फोर्स है लेकिन फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क जीरो है, डिस्प्लेसमेंट है लेकिन फोर्स नहीं है तो वर्क जीरो है। या अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कुछ खास तरह का एंगल बन रहा है जैसे 90 डिग्री, तो भी वर्क क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। वो सारा एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाएंगे, बहुत अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा कि देखो कब वर्क हो रहा है, कब वर्क नहीं हो रहा है। तो एक कहानी सुनी होंगी कि जैसे मान लो कोई बच्चा किसी हॉस्पिटल में पैदा होता है और फिर 60-70 साल जीने के बाद बुढ़ापे में जाके उसी हॉस्पिटल में मरता है, तो हम बोलते हैं कि चलो देखो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो हो गया। तो उसके द्वारा जीवन भर में वर्क डन क्या हो गया? उसका जीरो हुआ। खैर ये एक मीम ही है, लेकिन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि वर्क डन का असल मीनिंग क्या है। तो वर्क को हम लोग लिख सकते हैं कि वर्क क्या है? इट इज़ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम लोग क्या बोले? स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, अभी जैसे बोले। और हम लोग पहले पढ़े कि ए डॉट बी क्या होता है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ए डॉट बी होता है ए बी कोस थीटा। और थीटा क्या होता है? दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। यहाँ पे दो वेक्टर है, एक एफ है और एक एस है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? एफ एस कोस थीटा। थीटा क्या है? एफ और एस के बीच का एंगल है। ये हुआ वर्क का मैथमेटिकल टर्म में मीनिंग। ये हुआ वर्क का मैथमेटिकल टर्म में मीनिंग। फॉर एग्जांपल कहीं फोर्स लग रहा है, उस फोर्स से उस ऑब्जेक्ट में कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इस पर कुछ फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट इधर आगे की तरफ जा रहा है, थीटा एंगल बना करके एस डिस्प्लेसमेंट किया, आगे गया और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया। तो इस पर वर्क डन कितना हो गया? वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू दोनों के बीच का कोस टाइम्स ऑफ एंगल, एफ एस कोस थीटा। इसका असल मीनिंग हुआ, ठीक है। कितना फोर्स लग रहा है, उस फोर्स की वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, और उन दोनों के बीच का एंगल में कोस के साथ, ठीक है। इसका जो रिजल्टेंट मिलेगा वो तुमको क्या मिलेगा? वर्क मिलेगा। और यहाँ से जैसे कि मान लो कभी वर्क जीरो होगा, कब नहीं होगा, वो सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं। जैसे फोर्स लगने के बावजूद अगर डिस्प्लेसमेंट ना हो तो वर्क जीरो होगा। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वर्क जीरो आ जाएगा, फोर्स जीरो हुआ तो वर्क जीरो हो जाएगा। या अगर कोस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? जीरो होता है, तो भी वर्क क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये तीन स्पेशल केस याद रखना। अच्छा,
वर्क क्योंकि स्केलर क्वांटिटी होगा, क्यों? क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या देता है? स्केलर देता है। जाहिर सी बात है, फोर्स कुछ 50 न्यूटन लग रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट कुछ 5 मीटर हुआ होगा और कुछ एंगल है, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? स्केलर नंबर मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि वर्क क्या है? इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज एन स्केलर क्वांटिटी। वर्क कैसा है? स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट, इसका यूनिट क्या होगा? फोर्स का यूनिट क्या होता है? अगर यूनिट को गौर करोगे तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? मीटर। और अगर न्यूटन मीटर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? न्यूटन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, यानी क्या होगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। सीजीएस में क्या बोलेंगे? फोर्स को सीजीएस में क्या बोलते हैं? डाइन बोलते हैं। और डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर। डाइन सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, या अगर ऐसे लिखोगे तो क्या लिखोगे? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे? अर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अर्ग। तो जूल और अर्ग में रिलेशन भी दे सकते हो। 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा? 1 जूल इज इक्वल टू, देखो केजी से ग्राम गया तो 1000 आ जाएगा यहाँ पे, मीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर गया 10⁴, 10⁻3, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना होगा? 10⁻7 हो जाएगा ना, 10⁻7 अर्ग। ये आप याद रख सकते हैं। वर्क स्केलर क्वांटिटीज का यूनिट वगैरह, ठीक है। वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी हम लोग तो क्वेश्चन वगैरह सब देखने वाले हैं ना, और अलग अलग केस में कब वर्क जीरो होगा, कब वर्क पॉजिटिव होगा, कब वर्क नेगेटिव। वर्क कैन भी पॉजिटिव लिख सकते हो, वर्क नोट जरूर करना ना, वर्क कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब तुमको लग रहा होगा सर स्केलर क्वांटिटी है पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, यस। देखो ना, जीरो तो बता दिया किस किस में जीरो होगा। जैसे मैं फोर्थ लगा रहा हूँ, इस बाल लगा रहा हूँ, कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है। जब डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो मेरे द्वारा वर्क क्या हो गया? इस फोर्स में जो इस फोर्स की वजह से वर्क डन क्या हो गया? जीरो हो गया, ठीक है ना। तो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। cos थीटा का वैल्यू जब पॉजिटिव होगा और क्या होगा? पॉजिटिव होगा। cos थीटा का वैल्यू कब पॉजिटिव होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, 0 से लेकर 90 डिग्री तक। cos थीटा का वैल्यू जब नेगेटिव होगा वर्क क्या होगा? नेगेटिव आएगा। क्या 90 से लेकर 180 तक क्या होता है? cos थीटा का वैल्यू नेगेटिव होता है। 180 से लेकर 270 तक भी cos थीटा क्या होता है? नेगेटिव होता है। इन सब एंगल्स पे क्या आएगा? आपका वर्क क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और वर्क पॉजिटिव भी होगा और जीरो भी होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है ना। तो वर्क को पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, जीरो कब होगा, ध्यान रखना। यहाँ से भी ध्यान रख सकते हो। आप फोर्थ लगा रहे हो, उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और इन दोनों के बीच का एंगल, तो अगर वो दोनों के बीच का एंगल क्या है? 90 से 0 और 90 के बीच में, इवन 90 में तो जीरो हो जाएगा, 0 और 90 के बीच में तो पॉजिटिव आएगा, 0 और 90 से ज़्यादा हो गया दोनों के बीच में एंगल तो क्या होगा? फोर्थ इधर लग रहा है। सर एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहा है। वर्क नेगेटिव वगैरह सब कुछ हम लोग देखने वाले डिटेल से, ठीक है ना। कंटिन्यूसली बने रहो वीडियो में, यहाँ तक नोट डाउन करो। वर्क नेगेटिव आप फटाफट देख सकते हो। जैसे मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट किसी फोर्स की वजह से, अप्लाइड फोर्स की वजह से आगे जा रहा है, ठीक है ना। बट अगर मान लो यहाँ सरफेस क्या रफ है, सरफेस क्या रफ है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितने लगेगा? पीछे लगेगा। मैं अगर बोलूँगा इस फ्रिक्शन फोर्स पे वर्क डन कितना होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है? इधर लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट किधर है? आगे की तरफ है। दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। और cos 180 का वर्क का डेफिनेशन, फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos 180, और cos 180 क्या होता है? नेगेटिव होता है। इस वजह से वर्क डन कितना हो जाएगा यहाँ पे? जो कि क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो इस तरह से वर्क नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव होगा, जीरो भी होगा, सब कुछ। यहाँ तक जल्दी से उतार लीजिए सारा बात, वर्क का डेफिनेशन वगैरह। अच्छा, वर्क को डिफाइन अगर करना है तो इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये लिख सकते हो, ठीक है ना। ऐसे भी बोल सकते हो मैथमेटिकली, यानी तुम mathematically when a force act on an object and due to this force a force F कर देना, a displacement S occurs, then we say work has to be done। यानी किसी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से क्या होगा? उस ऑब्जेक्ट पे अगर डिस्प्लेसमेंट एस का हुआ तो हम क्या बोलेंगे? उस ऑब्जेक्ट पे वर्क हुआ। फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला मान लो ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ पे, ठीक है ना। मैं इस पर फोर्स लगा करके इसको एच मीटर ऊपर लेके चला जाऊँगा, तो मैं बोलूँगा कि मैंने इस पर वर्क किया। क्या मैंने इस पर क्या वर्क किया? मैंने कितना फोर्स लगाया, मुझ पर डिपेंड करता है। मैं mg के बराबर लेके गया, क्या मैं धीरे धीरे लेके गया तो mg के बराबर मैं तेजी से लेके जाऊँगा तो mg से ज़्यादा लगा रहा हूँगा। तो जो भी फोर्स में लगाया और जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, तो मैंने बोलूँगा इस पर वर्क हुआ, ठीक है ना। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हमें तक फोर्स लगे और वर्क हो ही जाए।
जब नहीं होगा तो क्या होगा, और बोलेंगे 0 होगा। ठीक, तो इतना तो उतार लीजिए। तो अभी हम लोग देख रहे थे कि वर्क इज इक्वल टू क्या है, एफ एस कोस थीटा। देखो अगर आपको बेसिक चीज़ें आता है तो आप सीधा क्वेश्चन से मूव ऑन कर सकते हैं, इसको आप स्किप करके आगे जा सकते हैं, ठीक है ना। वरना पूरा बेसिक अच्छे से सीखिए। मेरा मकसद है सबको बच्चा को सिखाना, उसके बाद क्वेश्चन तो हम लोग बहुत अच्छे लेवल का करेंगे, ठीक है। एफ एस कोस थीटा, फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मान लो इस ऑब्जेक्ट पे एफ फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और जिसके वजह से ब्लॉक आगे की तरफ गया, थीटा एंगल पे लग रहा है, एस मीटर आगे गया और ब्लॉक यहाँ पहुँचा, कोई दिक्कत नहीं, सेम ब्लॉक है यहाँ पहुँचा, ठीक। तो अगर हम इसको ऐसे भी तो देख सकते हैं ना, देखो ये एफ फोर्स इधर लग रहा है, और फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कोई भी वेक्टर अगर कोनाकोनी है तो उसको हम रिजोल्व कर सकते हैं। मतलब मैं कोनाकोनी बोलने का मतलब ये है कि अगर वो एक्स में, वाई में, जेड में नहीं है, या कोई ऐसा कंपोनेंट में नहीं है जिधर की तरफ उसका मोशन हो रहा है, तो उसको हम उधर रिजोल्व करके ला सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो इसका 2 कंपोनेंट होगा, एक तो इधर होगा और एक इधर होगा। इधर कितना आएगा इसका एफ कोस थीटा, और इधर की कितना आएगा एफ साइन थीटा। तो इधर आ जाएगा इसका एफ कोस थीटा, और इधर की तरफ होगा एफ साइन थीटा। अभी हम लोग पढ़े वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एस कोस थीटा। अगर मैं गौर करूं तो यहाँ पे देखो तो वर्क बराबर क्या हो गया, एफ कोस थीटा और इंटू एस। क्या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो वाला फोर्स जो किधर लगे, डिस्प्लेसमेंट की तरफ रहे, और इनटू डिस्प्लेसमेंट, एक ही बात है ना। फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स तो इधर लग रहा था, लेकिन फॉर्मूला में क्या होगा फोर्स का, एफ एफ कोस थीटा। तो मैं अगर इस एफ का एक कंपोनेंट इधर लूंगा तो इधर कितना आएगा, एफ कोस थीटा आएगा, और इधर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो मैं अगर देखूंगा तो फोर्स का कंपोनेंट इधर एफ कोस थीटा है और इधर डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई, एफ कोस थीटा है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस है। इसी को तो हम लोग बोलते हैं वर्क, सजा के लिखते हैं एफ एस कोस थीटा। तो ऐसे भी बोल सकते हो ना कि फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, या अगर कान को ऐसे पकड़ना है तो घुमा के थोड़ा पकड़ सकते हो, क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एक ही बात है ना। यानी कि फोर्स जिधर भी लग रहा है, चलो मान लो डिस्प्लेसमेंट को मैं इधर कंपोनेंट लेकर के जाऊंगा, तो इस डिस्प्लेसमेंट का 2 कंपोनेंट होगा। मैं अगर इसको अगर मान लो एक्स बोल दूंगा, इसके पर्टिकुलर में वाई बोल दूंगा, इधर क्या होगा एस कोस थीटा, इधर क्या होगा एस साइन थीटा। तो क्या होगा एफ कोस थीटा इंटू एफ, वर्क बराबर क्या हो जाएगा एफ कोस थीटा इंटू एफ। तो घुमा फिरा के तो वही ना हुआ एफ एस कोस थीटा। यानी कहने का मतलब ये है कि वर्क कभी भी बोलना होगा तो या तो ऐसे बोलो कि इट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। स्केलर प्रोडक्ट करोगे तो स्केलर प्रोडक्ट रिजल्ट क्या आएगा, एफ एस कोस थीटा। एफ एस कोस थीटा थीटा किसके बीच का एंगल होगा, एफ और एस के बीच का एंगल होगा। या अगर आपको ऐसे बोलना है कि नहीं, जिधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट लग रहा है उधर की तरफ फोर्स लेंगे, तो फोर्स जैसे भी लगे उसका कंपोनेंट उधर कुछ ना कुछ आएगा, जो उसके साथ अगर एंगल थीटा बना रहा है तो इधर क्या आएगा एफ कोस थीटा आएगा। ध्यान रखना ये जो थीटा है किसके बीच का एंगल है, एस और एफ के बीच का एंगल है, ठीक है ना। कभी मान लो वर्टिकल कंपोनेंट के साथ एंगल देगा तो वो हमको थीटा मैनेज करना होगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा इन छोटी छोटी बातों का। तो वर्क का बेसिक फॉर्मूला अगर देखा जाए तो एफ एस कोस थीटा, जो कि हर जगह यूज़ हो सकता है, वो रेडी होकर के आता है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पे हम लोग क्या कि भाई ये जो वर्क है, ये जो फॉर्मूला तैयार होकर के आएगा, ठीक है ना, वो कांस्टेंट फोर्स के लिए हुआ कि वेरिएबल फोर्स के लिए हुआ कि ग्राफ के फॉर्म में रहेगा तो कैसे करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। 3 फॉर्मेट या 4 फॉर्मेट में मिलने हम लोग क्वेश्चंस को करने वाले हैं। एक तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, वर्क का डेफिनेशन, इट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। यानी 2 वेक्टर रहेगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 2 वेक्टर फॉर्म में रहेगा, तो दोनों का क्या करने वाले हैं, डॉट प्रोडक्ट करने वाले हैं। दूसरा फॉर्म हम लोग क्या देखेंगे कि इसको डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या होता है, एफ एस कोस थीटा। यानी अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर कांस्टेंट है, दोनों के बीच में कुछ एंगल है, ठीक है, तो ऐसे वर्क निकाल लेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि अगर फोर्स वेरिएबल हुआ तो क्या होने वाला है, और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में अगर ग्राफ रहेगा तो वर्क कैसे निकालेंगे, ये सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला आप लोग हेडलाइन दे देना कि क्या फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, फॉर कांस्टेंट फोर्स, हेडलाइन देना फॉर कांस्टेंट फोर्स। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क कैसे निकालते हैं, तो वर्क का फॉर्मूला वही एफ एस कोस थीटा, ठीक है ना। अभी ये वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या 0 भी हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या 0 भी हो सकता है। सर पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा का वैल्यू क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। थीटा क्या होगा, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से ज़्यादा होगा और 90 से छोटा होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं,
एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्यों सर? क्योंकि जब भी ऐसा होगा तो कोस थीटा का वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। कोस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा? क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। तो नेगेटिव क्या होगा? जब थीटा का वैल्यू 90 से ज़्यादा हो गया और 180 से कम हो गया, जिसको हम लोग ऑप्टिक एंगल बोलते हैं, इस केस में क्या होगा? इस केस में होगा ये कि कोस थीटा का वैल्यू क्या मिलने वाला है? नेगेटिव में मिलने वाला है। और नेगेटिव में मिलेगा तो वर्ड भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। जीरो कब होगा? जीरो का स्पेशल केस तीन केस में होगा। या तो F0 हो, या तो F0 हो, या तो S0 हो, या तो थीटा कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो। इन तीनों केस में वर्क क्या मिलने वाला है? जीरो मिलना है। 4 जीरो होगा तो वर्क जीरो होगा, S0 होगा तो वर्क जीरो होगा, थीटा 90 होगा तो वर्क जीरो होगा। इसको थोड़ा सा हम लोग इसका कुछ केस देख लेते हैं। नेगेटिव वाला तो मैं थोड़ी देर पहले बताया था ना, नेगेटिव वर्क कब होगा? जब फोर्स किधर लगे, मान लो फ्रिक्शन फोर्स, सॉलिड एग्जाम्पल, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, मतलब फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन के किधर? डायरेक्शन के अपोजिट में लगेगा। यानी मोशन जिधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट अगर आगे हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा और दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। और 180 cos 180 का वैल्यू कितना आएगा? नेगेटिव आएगा। यहाँ पे थीटा 90 180 को इंक्लूड कर सकते हो। हाँ, 90 में तो जीरो हो जाएगा, इसलिए मैं 90 को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, और जीरो यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। तो इस केस में cos 180 के केस में क्या होगा? वर्डन नेगेटिव हो जाएगा। इसी का एग्जाम्पल बहुत सारा एग्जाम्पल इसको देख सकते हैं, फ्रिक्शन वाला एग्जाम्पल है। अच्छा, इनमें कुछ और अच्छी बातें सीख सकते हो यहाँ पे। जैसे मान लो वर्क पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? वर्क पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? वर्क पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ सर? अच्छी बात है, सीखो आप। वर्क पॉजिटिव का मतलब हुआ कि आपका जो एंगल है वो क्या है? 0 और 90 के बीच में है। यानी अगर कार का अगर फोर्स इधर लग रहा है और कार आगे ही जा रहा है, तो ये जो फोर्स का डायरेक्शन है, या अगर इधर सेम तरफ लग रहा है या 90 से कम ही एंगल पे लग रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ कंपोनेंट तो इधर आ ही जाएगा। तो जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, या तो पूरा का पूरा फोर्स लगेगा सेम डायरेक्शन में होगा तो, या तो अगर इंक्लाइन में रहेगा तो कुछ ना कुछ उसका कंपोनेंट आएगा। तो ऑब्जर्व करो जरा, ये जो कोई गाड़ी है, ये कोई सामान है, ट्रॉली है, कुछ भी है, ये जो आगे जा रहा था तो फोर्स इसको सपोर्ट कर रहा था कि अपोज कर रहा था? फोर्स सपोर्ट कर रहा है ना। देखो आराम से समझना, इधर फोर्स लगा रहे हो, इधर ही जा रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री हुआ? 0 डिग्री हुआ। कोस जीरो का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। वर्क क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव। जब भी वर्क पॉजिटिव होगा, से ध्यान नोट डाउन करना, जब भी वर्क लिखना, जब भी वर्क पॉजिटिव होगा, इसका मतलब फोर्स क्या करेगा? फोर्स सपोर्ट करेगा मोशन को। फोर्स सपोर्ट्स मोशन। सपोर्ट्स मोशन का मतलब क्या हुआ? उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, ठीक है ना। अगर फोर्स सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब एक्शन क्या होगा? पॉजिटिव। एक्शन पॉजिटिव का मतलब स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा ही घटेगा? स्पीड बढ़ेगा। स्पीड बढ़ेगा। स्पीड बढ़ने का मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? उसका बढ़ेगा। सारा नोट डाउन कर सकते हो यहाँ पे, स्पेशल पॉइंट्स है सारा कुछ। आपको क्वेश्चन पूछेगा वर्क पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? वर्क पॉजिटिव का मतलब फोर्स मोशन को सपोर्ट कर रहा है। फोर्स मोशन को सपोर्ट करने का मतलब क्या हुआ? जिस डायरेक्शन में मोशन है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। गाड़ी का जैसे एक्सेलरेट हो तो जिधर मोशन है उधर ही फोर्स लगा रहा है इंजन, ठीक है ना। उधर ही फोर्स लगने का मतलब क्या हुआ? एक्शन क्या होगा? पॉजिटिव। एक्शन क्या होगा? पॉजिटिव। एक्शन पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी का बढ़ना, इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का बढ़ना, यानी स्पीड का बढ़ना। अब अगर स्पीड बढ़ेगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? वो भी क्या होगा? बढ़ेगा। इसी तरह से अगर मान लो फोर्स अपोज कर रहा है मोशन का, जैसे नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क का क्या मतलब हुआ? जैसे मान लो एक गाड़ी है, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, ठीक है ना। तो वर्क क्या आएगा? जाहिर सी बात है नेगेटिव आएगा। एफ एस कोस 180 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होता है? -1 होता है, सबको पता है। तो वर्क क्या है? नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव वर्क का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव वर्क का मतलब फोर्स अपोज कर रहा है मोशन का। देखो आगे जा रहा था, ये जा किधर रहा था? मोशन आगे था, फोर्स किधर लगता है? जैसे गाड़ी का ब्रेक, आप ब्रेक लेते हो तो क्या होता है? गाड़ी जा रहा है आगे, वो जो ब्रेक की वजह से जो फोर्स लगता है वो किधर लगता है? मोशन को अपोज करता है। जब भी मोशन को अपोज कर रहा है, फोर्स अपोजेस द मोशन। फोर्स अपोज, मोशन का अपोज करने का मतलब रिटार्डेशन हो रहा है कि एक्सेलरेट मोशन है? रिटार्डेशन। क्या एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव इसका मतलब वेलोसिटी घटना की बढ़ना? घटना। स्पीड घट रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घट रहा है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? घटेगा। वर्क पॉजिटिव का मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, वर्क नेगेटिव का मतलब काइनेटिक एनर्जी घट रहा है। एग्जाम्पल जैसे ये वाला मार्कर जब नीचे गिरेगा, किसके? mg फोर्स की वजह से। mg फोर्स की वजह से नीचे जा रहा है, mg फोर्स भी नीचे आ रहा लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर है? नीचे ही की तरफ है। डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, फोर्स भी नीचे। तो जो फोर्स मोशन को सपोर्ट कर रहा है, फोर्स मोशन को सपोर्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है फोर्स मोशन को सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब इसका एक्शन क्या होगा? इसका एक्शन पॉजिटिव होगा, इसका स्पीड बढ़ रहा होगा। तभी तो जब नीचे आ रहा है तो इसका स्पीड बढ़ रहा है, जब भी नीचे आ रहा है इसका स्पीड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। स्पीड बढ़ रहा है, इसका मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी भी क्या करेगा? बढ़ेगा भाई। इसको हम ऊपर फेंकेंगे तो mg किधर लगेगा? नीचे की तरफ। डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, एंगल 180 डिग्री, cos 180 का वैल्यू नेगेटिव। वर्क डन नेगेटिव होगा इसका। वर्क डन नेगेटिव का मतलब
फोर्स अपोज कर रहा है, नीचे फोर्स लग रहा है, जा रहा है ऊपर, फोर्स अपोज कर रहा है। फोर्स अपोज करने का मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन पे लग रहा है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी का घटना। वेलोसिटी का घट रहा है, इसका मतलब उसका काइनेटिक भी क्या होगा, घटेगा। तो ये मार्कर जब ऊपर जा रहा है एनर्जी घट रहा है, जब नीचे आ रहा है एनर्जी बढ़ रहा है उसका। अच्छा, इसको भी हम लोग डिटेल से थोड़ा देखेंगे कि भाई जब वर्क कब कब जीरो होगा, जब फोर्स जीरो होगा। फोर्स जीरो का मतलब क्या हुआ, चलो यहाँ तो नोट डाउन कर लो, फिर आगे देखते हैं ना, जल्दी से नोट डाउन कर लो। तो ठीक है, अभी हम लोग देख रहे थे कि वर्क पॉजिटिव कब होगा, वर्क नेगेटिव कब होगा, और वर्क पॉजिटिव का मतलब क्या है, वर्क नेगेटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव अच्छे से समझ में आ गया। अब वर्क जीरो कब होगा, तो अभी हम बता रहे थे वर्क 3 केस में जीरो हो सकता है, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला है एफ एस कॉस थीटा। तो जब फोर्स जीरो होगा तो वर्क जीरो होगा, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वर्क जीरो आएगा, और जब थीटा 90 डिग्री होगा, कोस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है, या 270 डिग्री होगा तो भी वर्क क्या होगा, जीरो होगा। थीटा किसके बीच का एंगल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। पहले देखते हैं हम लोग पहला केस कि जब फोर्स जीरो होगा। फोर्स जीरो वाला कंडीशन हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम इन मोशन। कोई पार्टिकल मोशन में है लेकिन इक्विलिब्रियम में है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन। इक्विलिब्रियम का मतलब, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो का मतलब एक्शन जीरो। एक्शन जीरो का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। जब भी ऐसा होगा तो वर्क क्या होगा, जीरो होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कोई पार्टिकल एम मास का कोई पार्टिकल है जो भी स्पीड से आ रहा है, कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है, ठीक है ना। तो बताओ फोर्स क्या है, जीरो है। डिस्प्लेसमेंट तो कवर कर रहा है लेकिन फोर्स क्या है, जीरो है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, तभी तो इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है। फोर्स लगेगा तो या तो क्या होगा, या तो वेलोसिटी बढ़ेगा या तो घटेगा। अगर मोशन में सपोर्ट करेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, अपोज करेगा तो वेलोसिटी घटेगा, यानी फोर्स जीरो है। और फोर्स जीरो का मतलब और क्या हुआ, जीरो हुआ। और एग्जाम्पल, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। मान लो कोई बॉडी है, इस पर तुमने एफ फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लगाया, और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है पीछे की तरफ। बॉडी आगे तो जा रहा है लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, और मान लो तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड काइनेटिक फ्रिक्शन के मैग्नीट्यूड के बराबर है, यानी तुम जितना लगा रहे हो उतना काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, उसके बाद बॉडी आगे जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट तो है लेकिन अभी भी क्या है, नेट फोर्स जीरो है, तो भी क्या होगा, वर्क क्या होगा, जीरो होगा। कहने का मतलब ये होगा कि अगर फोर्स जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट होने के बावजूद भी फोर्स जीरो हो सकता है, तो भी वर्क क्या होगा, जीरो हो जाएगा। उसके अलावा अगर देख सकते हो कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो भी वर्क क्या होगा, जीरो होगा, तो भी वर्क क्या होगा, जीरो होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा फोर्स लगते हुए भी। जैसे मान लो कि जैसे कोई स्ट्रिंग है और यहाँ पे एक मान लो कोई बंदर है या कोई इंसान है जो भी है, चल रहा है ऐसे करके, ठीक ऐसे करके ऊपर की तरफ चल रहा है। तो देखो जिस हाथ से वो स्ट्रिंग को पकड़ के रखा है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, स्ट्रिंग में टेंशन, और वो वाला हाथ उसका डिस्प्लेसमेंट उसका उस हाथ का नहीं हो रहा है, बाकी पोर्शन ऊपर जाएगा, फिर पकड़ेगा, फिर ऊपर जाएगा। तो जिस जगह पे फोर्स लग रहा है उसका तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, यानी हम लोग क्या पढ़े, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा और जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा उसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। यानी यहाँ पे जिस हाथ पे फोर्स लग रहा है उस हाथ का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, फोर्स तो लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है, तो इसका वर्डन क्या होगा, जीरो होगा। और एग्जाम्पल जैसे हम लोग अगर मान लो जैसे ये वाला, इस वाल को मैं अगर ऐसे पुश करूँ, फोर्स तो लगा रहा हूँ लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस वाल का, नहीं हो रहा है, तो वर्क क्या होगा, जीरो होगा। मान लो कोई वाल है, ठीक है, और मैं खड़ा होकर के इसको धक्का मारूँ, फोर्स तो लगा रहा हूँ, फोर्स है बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है, तो वर्क क्या होगा, जीरो होगा। वर्क क्या होगा, जीरो होगा। ढेर सारा एग्जाम्पल दे सकते हो। और एग्जाम्पल क्या, और एग्जाम्पल दे सकते हो। मान लो तुम किसी स्टेयर में चल रहे हो, स्टेयर में चल रहे हो तुम ऊपर की तरफ, ऐसे चलोगे, एक पैर तुम ऊपर करोगे तो जिस ये जिस जो पैर तुम्हारा ज़मीन पे रहेगा तो इस पर तुम्हारा नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। जिस पैर पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट दूसरे पैर का हो रहा है, बाकी पोर्शन का बॉडी का हो रहा है। मतलब जहाँ फोर्स लग रहा है वहाँ आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। नहीं, फोर्स तो है बट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे भी क्या है, जीरो है, तो वर्क क्या होगा, जीरो होगा। और ढेर एग्जाम्पल दे सकते हो। जैसे मान लो कि आप कुछ चीज़ पकड़ करके ऊपर की तरफ खड़ा होकर के, ठीक है ना, मान लो आपके सर में कोई चीज़ है, अब उठा करके ऐसे हो, कोई बड़ा सा बक्सा, फोर्स तो mg लग रहा है, फोर्स लग रहा है बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है, तो वर्क क्या होगा, जीरो होगा। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो भी वर्क क्या होगा, जीरो होगा। अच्छा, और एक तर क्या, अगर थीटा क्या हो, 90 डिग्री हो, थीटा कितना, 90 डिग्री,
तो भी वर्क क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि कोस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। थीटा 90 का मतलब क्या हुआ, थीटा किसके बीच का एंगल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, अगर ये 90 डिग्री हो जाए। बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे मान लो आप चल रहे आगे तरफ आप बढ़ रहे हो और अपने आप सर पे आपने कुछ सामान रख दिया, कोई सामान रख दिया और आगे तरफ जा रहे हो, तो इस सामान का फोर्स किधर लग रहा है, mg किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है, और आप जा किधर रहो, आगे रहे हो, जा किधर रहो, आगे जा रहे हो, दोनों में एंगल कितना हो गया, 90। तो वर्क का डेफिनेशन क्या है, mg इंटू एस इंटू कोस 90, और कोस 90 का वैल्यू क्या है, 0 है, तो वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह जिस तरह से कोई सर्कुलर मोशन है, कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, मान लो कोई स्ट्रिंग को तुम, स्ट्रिंग में कोई एक एम मास का ब्लॉक को कोई बांध दिया, उसको तुम गोल 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 घुमा रहे हो, तो इस स्ट्रिंग में सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा टेंशन फोर्स, इस फोर्स के द्वारा वर्डन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि हमेशा 0 होगा, क्योंकि टेंशन फोर्स किधर लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा, और इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर है। जब पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा तो उसका फोर्स किधर लगेगा, इधर, और डिस्प्लेसमेंट इधर होगा। पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा, ठीक है, तो फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर होगा। पार्टिकल जब यहाँ पहुंचेगा तो फोर्स किधर लगेगा, सेंटर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट इधर। हमेशा एंगल कितना बनना है, 90 डिग्री बनना है। यानी सर्कुलर मोशन में जो फोर्स सर्कुलर मोशन करवाता है, यानी सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स, हमेशा सेंट्रल फोर्स के द्वारा वर्डन कितना होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि सेंट्रल फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा उसके टेंजेंशियली। तो टेंजेंशियली और सेंट्रली में कितना एंगल बनेगा, रेडियल और टेंजेंशियल में हमेशा 90 डिग्री बनेगा। यानी फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में हमेशा कितना एंगल बनने वाला है, 90 डिग्री, और कोस 90 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। इसलिए इस 3 केस में वर्क क्या होगा, 0 होगा। तो हमने सीखा वर्क पॉजिटिव कब होगा, जब एंगल क्या होना चाहिए, दोनों के बीच का 0 और 90 के बीच का होना चाहिए। वर्क नेगेटिव कब होगा, जब एंगल क्या होना चाहिए, 90 और 180 का बीच में होना चाहिए। और वर्क 0 कब होगा, जब एंगल 90 डिग्री हो, या फोर्स 0 हो, या डिस्प्लेसमेंट 0 हो। इन एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि वर्डन 0 का केस। यानी फिजिक्स में ऐसे वाले फोर्स के द्वारा जब डिस्प्लेसमेंट ना हो, या ऐसा डिस्प्लेसमेंट जहाँ पे फोर्स ना लग रहा हो, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है लेकिन फोर्स 0 है, या ऐसा फोर्स जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट ना हो, या ऐसा फोर्स जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में 90 डिग्री बन जाए, तो वर्डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी फिजिक्स में हम बोलेंगे कि उस वाले फोर्स की वजह से कुछ भी वर्डन नहीं हुआ। ठीक है, अब आगे हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये बेसिक आपका वर्क का एक बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कांस्टेंट फोर्स के लिए जो वर्क का कॉन्सेप्ट है वो मोटा मोटी तैयार हो गया। यानी कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्डन का फॉर्मूला क्या क्या होगा, सबसे पहले आप यूज करोगे वर्क बराबर एफ डॉट एस वेक्टर फॉर्म में। नंबर 2 में यूज़ करोगे आप वर्क बराबर, अगर मान लो मैग्नीट्यूड रहेगा तो एफ एस कोस थीटा, ठीक है ना। ये 2 फॉर्मूला आप यूज़ करोगे। जब फोर्स वेरिएबल होगा तो हम लोग देखेंगे कैसे यूज करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, और ग्राफ फॉर्म में रहेगा तो हम लोग ग्राफ से कैसे उसका एरिया से वर्क निकालेंगे। तो फिलहाल ये कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्डन निकालने के लिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, हम लोग पहला क्वेश्चन लेकर के आ गए। अब मेन हम लोग का काम है क्वेश्चन करना। जिन बच्चों को पूरा थ्योरी अच्छे से आता है वो वीडियोज़ का यहाँ से आप स्टार्ट करते थे क्वेश्चंस बनाने प्रैक्टिस। तो ऐसा नहीं कि जो सब चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं वहाँ पे क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, उस तरह का टॉपिक से क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है, वरना ठीक है नहीं भी आया हुआ तो आगे इसका यूज़ होने वाला है। ये वाला क्वेश्चन सीधा नीट में पूछा हुआ है। क्या क्वेश्चन है, एक फोर्स 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप लग रहा है, किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा होगा, जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर रहा है। कहाँ से, वो ऑब्जेक्ट का पोजीशन पहले कहाँ पे था, 3,2,1 से कहाँ पे पहुँचा दिया, 2,1,-1 पे। तो इस फोर्स के द्वारा कितना वर्डन हुआ, साफ साफ दिख रहा है। एक जो फोर्स लग रहा है फोर्स कांस्टेंट है देखो, और 3D में लग रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ 3 न्यूटन लग रहा है, वाई एक्सिस की तरफ 2 न्यूटन लग रहा है, और माइनस जेड एक्सिस की तरफ 4 न्यूटन लग रहा है। हर जगह कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं फोर्स, और उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर रहा है। पहले पोजीशन क्या था उस ऑब्जेक्ट का, 3,2,1 का मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस में 3 मीटर पे था, मान लो यहाँ पे था 3 मीटर पे, वाई में 2 पे और जेड में 1 मीटर पे था। फिर वहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, एक्स में 2 में, वाई में 1 में और जेड में, मतलब अंदर की तरफ पहुँचा दिया ना, 2,1। यानी ये हुआ इनिशियल पोजीशन, ये हुआ आपका फाइनल पोजीशन, और ये हुआ आपका फोर्स। तो जस्ट हम लोग क्या पढ़े अभी कि वर्क कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क बराबर क्या होगा, एफ डॉट एस होगा या एफ एस कोस थीटा होगा। एफ डॉट एस कब करेंगे, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में होगा। अभी साफ साफ दिख रहा है। सबसे पहला काम क्या है हमारा, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये हुआ आपका इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये हुआ आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, यानी 2 - 3 - 1 आई कैप, तो डायरेक्ट आई कैप लिख रहा हूँ, 1 - 2 - j कैप, -1 - 1 - 2k कैप। तो वर्क बराबर क्या होगा, एफ डॉट एस। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, इसलिए कि फोर्स किस में, वेक्टर में, डिस्प्लेसमेंट किस में, वेक्टर फॉर्म में। तो मैं कौन सा फॉर्म लगाऊंगा वर्क का, एफ डॉट एस लगाऊंगा। और एफ क्या है, 3i के प्लस
2j कैप माइनस 4k कैप डॉट, ध्यान रखना डॉट प्रोडक्ट होता है ना, माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप। डॉट प्रोडक्ट बड़ा सिंपल है, सबको आता होगा। आई को आई के साथ डॉट करते तो कितना होगा 1 होता है, आई को जे के साथ डॉट करेंगे तो कितना होगा 0 होगा, आई को के साथ डॉट करेंगे तो कितना होगा 0 होगा। ठीक है, वेक्टर सबको इतना बेसिक वेक्टर आना चाहिए, बड़ा सिंपल है कि ए डॉट बी क्या होता है, जिसको नहीं था फटाफट देख लो क्या होता है, ए बी कोस थीटा। अब आई डॉट आई, दोनों को डॉट वेक्टर करेंगे तो आई का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा, फिर से आई क्योंकि यूनिट वेक्टर है, आई का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, आई और आई के बीच में एंगल कितना होगा, इधर आई इधर आई, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 0 हुआ, कोस 0 डिग्री, और कोस 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। अगर हम आई डॉट जे कर लेंगे तो क्या होगा, आई का मैग्नीट्यूड 1, क्योंकि ए डॉट बी का मतलब ए बी कोस थीटा, ये ए है ये बी है, जे का मैग्नीट्यूड 1, लेकिन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, क्योंकि अगर आई एक्स की तरफ है, आई एक्स की तरफ है तो जे के किधर है वाई की तरफ, एंगल कितना 90, तो ये कितना होगा 0 होगा। सीधा सीधी मतलब याद रखना, सेम को सेम के साथ अगर डॉट करोगे तो 1 होगा, दूसरे के साथ डॉट करोगे तो 0 होगा, क्योंकि एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, सिंपल सी बात। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम को सिर्फ सेम के साथ डॉट करने आएंगे, तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा, -1 × 3 -3, जे डॉट जे 1 हो जाएगा -2, के डॉट के 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 8, तो कितना हो जाएगा -2 -3 3 जूल, कितना जूल 3 जूल। इस फोर्स की वजह से जब पार्टिकल को यहाँ से डिस्प्लेस किया तो कितना वर्क किया उन्होंने 3 जूल का वर्क किया। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर सकते हो, एक क्वेश्चन JMS में आया। जब भी कांस्टेंट फोर्स का वर्डन निकालना होगा, सिंपल सा चीज़ याद रखना, या तो F डॉट एस होगा या FS cos थीटा होगा। F डॉट एस का मतलब अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में है तो हम लोग दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, या दोनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का तो क्या लगाएंगे FS cos थीटा, दोनों के बीच का एंगल देख लेंगे, बड़ा सिंपल सा चीज़ है। यहाँ पे भी हमको दिख रहा है कि दोनों साथ वेक्टर फॉर्म में। अब फोर्स ऑफ 20 न्यूटन कितना लग रहा है 20 न्यूटन, कांस्टेंट फोर्स है ना, 20 कांस्टेंट है, इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ 6i + 8j कैप। ये फोर्स किस तरफ लग रहा है 6i + 8j कैप, जो वेक्टर है उसके तरफ लग रहा है, एंड डिस्प्लेसेस अ पार्टिकल फ्रॉम इतना टू इतना, उस पार्टिकल को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, कितना वर्डन होगा निकालना हुआ, क्वेश्चन JMS में आया हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ से इनका निकालो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालो, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो जाएगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन 3 - 2 1 आई कैप, 2 - -1 + 3 जे कैप, 1 - 0 + 1 के कैप। फोर्स कितना दिया हुआ है, अब देखो फोर्स 20 न्यूटन लग रहा है और इस तरफ लग रहा है, ये हुआ मैग्नीट्यूड, और यहाँ से मिलेगा डायरेक्शन। कोई वेक्टर है 6i + 8j, मान लो फोर्थ लग रहा था, ऐसा मतलब 20 न्यूटन फोर्थ लग रहा है, नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ, ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, अप डाउन, तो उसके डायरेक्शन को लिखते हैं ना उसके साथ। अगर हम फोर्थ को कंप्लीट लिखेंगे तो फोर्थ में क्या होगा, एक मैग्नीट्यूड होगा और एक, क्योंकि फोर्थ क्या वेक्टर है, तो फोर्थ में 2 चीज़ होगा, एक मैग्नीट्यूड होगा और उसका डायरेक्शन होगा। तो मैग्नीट्यूड कितना दिया है 20 दिया हुआ है। अब डायरेक्शन कहाँ से निकालना है, यहाँ से निकालना है। ठीक है, तो किसी वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, उसका यूनिट वेक्टर क्या बताता है, उसका डायरेक्शन बताता है। मान लो कोई भी वेक्टर है, कोई ए वेक्टर है, तो उसका 2 चीज़ है, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और एक होता है उसका डायरेक्शन। तो हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, इसको बोलते हैं डायरेक्शन, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड। तो मुझे फोर्स जो है इस तरफ लग रहा है, यानी मुझे इसका डायरेक्शन निकालना है, सिर्फ क्या निकालना है डायरेक्शन, तो उसका डायरेक्शन कितना होगा, वो जो वेक्टर है डिवाइड बाई उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर कितना है 6i + 8j डिवाइड बाई उसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा √6² 36 + 8² 64, यानी 20 36 + 64 कितना 100 होगा, 100 का रूट 10 बाहर होगा, 20/10 यानी 2 बचेगा ऊपर, 2 × 6i कैप + 8j कैप, यानी 12i कैप + 16j कैप। तो वर्डन बढ़ाओ कितना हो जाएगा F डॉट एस, क्योंकि F भी वेक्टर फॉर्म में और S भी वेक्टर फॉर्म में। F कितना है 12i कैप + 16j कैप का डॉट प्रोडक्ट S के साथ करेंगे, S क्या है i कैप + 3j कैप + k कैप। अब फिर अभी जस्ट डॉट प्रोडक्ट सिखाए थे, i वाला को सिर्फ i के साथ करेंगे, क्योंकि j के साथ तो 0 देगा, k के साथ तो 0 देगा, तो i डॉट i कितना 1 होगा, 12 × 1 12 हो जाएगा। j वाले को सिर्फ j के साथ करेंगे, डॉट प्रोडक्ट 16 + 3 16 × 3 48 हो जाएगा, k यहाँ पे है ही नहीं, बाकी रहा नहीं, 48 + 12 कितना 60 जूल। कोई ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3। इतना इजी क्वेश्चन है ना। आपको डॉट प्रोडक्ट, 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आता है तो आप आराम से वर्डन निकाल सकते हो, क्योंकि वो दो वेक्टर जो होगा वर्डन में वो क्या होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे डॉट प्रोडक्ट करेंगे। जब भी दोनों वेक्टर फॉर्म में तो आराम से हम लोग डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। ये जो मैंने 2 क्वेश्चन करवाया, दोनों क्वेश्चन, एक नीट का क्वेश्चन है, एक JMS का क्वेश्चन, इतना इजी फॉर्म में क्वेश्चन रहता है। आप ढेर सारा क्वेश्चन इस तरह कर सकते हो खुद से, ठीक है ना, कि एक फोर्स ले लोगे, एक डिस्प्लेसमेंट लोगे, दोनों का वेक्टर फॉर्म ले लोगे, दोनों को डॉट प्रोडक्ट करोगे, उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। वही वर्क का डेफिनेशन भी था फिर इसके टर्म में, क्या इट इज द
प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, वही हमारा रिजल्ट भी तैयार होकर के आ रहा है। तो हम कब करेंगे वेक्टर फॉर्म में, जब मेरा वेक्टर फॉर्म में दिया हो रहेगा, नहीं दिया हो रहेगा तो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कोस थीटा, एफ डॉट एस का फॉर्मूला क्या होगा, एफ एस कोस थीटा। तो जब भी अगर फोर्स कांस्टेंट रहेगा तो उसकी वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और उन दोनों के बीच में कितना एंगल है, एफ एस कोस थीटा से भी हमारा आंसर आ सकता है। कभी हो सकता है ऐसे बने, कभी हो सकता है ऐसे बने, ठीक है। जब भी कांस्टेंट फोर्स रहेगा तो यही दो फॉर्म हो सकता है ना, इसके और कुछ नहीं होगा। तो आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा चीज़ें, ठीक है। और अगर नहीं भी आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कितना आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक। अगर स्पीड स्लो या फास्ट कुछ भी लग रहा है, अगर आपका थ्योरी उतना अच्छा नहीं है और डिटेल्स में चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आप यहाँ से उतार लो पॉज करके, लेकिन नोट जरूर करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना, सिर्फ सुनने से या देखने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप क्वेश्चन फिजिक्स का करना चाहते हो तो आपको पेन चलाना पड़ेगा, बस एक ही बात है। तो ठीक है, हम लोग दो क्वेश्चन किए जिसमें डॉट प्रोडक्ट थे, हम लोग बटन निकाल रहे थे। अब एक ऐसा क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेगा, जो फोर्स का फॉर्मूला, जो वर्डन का जो फॉर्मूला होता है, एफ एस कोस थीटा, वर्डन पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह जो भी होता है, यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। और कहते कहते क्वेश्चन आता है इस फॉर्मूला पे, आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी लग जाएगा। जैसे हम बार बार एक ही बात बोलते हैं कि जैसे कोई सिस्टम पे, कोई ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लग रहा है तो अलग अलग तरह का फोर्स लग सकता है और सारे फोर्स के द्वारा वर्डन होगा। मान लो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग सकता है, उसमें आपका नॉर्मल रिएक्शन लग सकता है, उसमें फ्रिक्शन फोर्स भी लग सकता है, उसमें स्प्रिंग लगा हो तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा, उसमें स्ट्रिंग लगा हो तो स्ट्रिंग का फोर्स लगेगा, उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगा हो तो एक्सटर्नल फोर्स होगा। मतलब जितने तरह का फोर्स लगाओगे और उस ब्लॉक में अगर या उस सिस्टम में उस ऑब्जेक्ट में अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो उस फोर्स की वजह से उसका वर्डन निकाला जा सकता है। तो इस पैटर्न में जो भी क्वेश्चन आएगा, क्या, अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज पुल्ड बाय अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, एक 10 kg का ब्लॉक है, इसको 50 न्यूटन से आप खींच रहे हो अकॉर्डिंग टू द फिगर, फाइंड आउट वर्डन बाय द फॉलोइंग फोर्सेस ऑन द ब्लॉक इन फर्स्ट 4 सेकंड। पहले 4 सेकंड में ये ब्लॉक कुछ ना कुछ आगे जाएगा, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, हो सकता है पीछे जाए, फ्रिक्शन लगे, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आगे जाएगा और शुरुआत में ब्लॉक किस पे था, रेस्ट पे था, शुरुआत में किस पे था, रेस्ट पे था, तो पहले 4 सेकंड में इस ब्लॉक पे इन फोर्सेस के द्वारा कितना वर्डन होगा, कौन कौन सा फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो उसके द्वारा कितना वर्डन होगा, जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, क्यों लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे रफ सरफेस है ना, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जो मोशन का अपोज करेगा, रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा, ठीक है, उसके द्वारा वर्डन क्या होगा, जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा उसके द्वारा वर्डन क्या होगा, फिर इन तीनों को या चारों को सबको जोड़ करके टोटल वर्डन कितना होगा। चलो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखो ये फोर्स 50 न्यूटन आगे लग रहा है, तो पहले 4 सेकंड में कितना आगे बढ़ जाएगा, तो कितना आगे बढ़ जाएगा, तो पहले 4 सेकंड समय आपको पता है, इनिशियल स्पीड आपको पता है और डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, तो कौन सा इक्वेशन लगाओगे, जाहिर सी बात है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे, जहाँ तक एच बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर कर सकते हो। बट उसके लिए आपको पहले एक्सेशन निकालना होगा, और एक्सेशन बराबर क्या होता है, किसी भी सिस्टम में एक्सेशन बराबर क्या होता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास। इसमें नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 50 न्यूटन का आगे लगा रहे हो, और जब आगे ये जाना स्टार्ट होगा तो पीछे फ्रिक्शन भी लगेगा, पीछे फ्रिक्शन भी लगेगा, और जब चल रहा होगा तो उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू के इंटू एन, म्यू का वैल्यू दिया है 0.2, और नॉर्मल किसके बराबर होगा, अभी देखो नीचे क्या लग रहा होगा इस ब्लॉक पे, नीचे एम जी और ऊपर नॉर्मल, ऊपर नॉर्मल, तो नॉर्मल डिक्शन किसके बराबर है, एम जी के बराबर है, तो 0.2 इंटू एम जी, एम कितना है 10 और ये 100, यानी कितना लग जाएगा 20 न्यूटन, यानी आगे लग रहा है 50 और पीछे लग रहा है 20। तो हम एक्सेशन की बात करेंगे तो एक्सेशन बराबर नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है 50 न्यूटन आगे 20 न्यूटन पीछे, यानी आगे वाला फोर्स बड़ा है पीछे वाला फोर्स छोटा है, इसलिए ये जाएगा किधर, आगे की तरफ जाएगा। अच्छा फोर्स कितना होगा 50 माइनस 20 डिवाइड बाई टोटल मास कितना है 10, यानी एक्सेशन कितना आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब आपको एक बार एक्सेशन मिल गया और आपको इनिशियल स्पीड कितना है 0 है, तो आपको आराम से 4 सेकंड के बाद कितना डिस्प्लेसमेंट होगा निकाल सकती हो, ठीक है। क्या एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस बराबर क्या यू जीरो हाफ ए की जगह 3 इंटू टी की जगह 4 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 16/2 8 8 3 24 मीटर, कितना मीटर 24 मीटर, यानी आपको डिस्प्लेसमेंट निकल गया। आइए वर्डन निकालते हैं ना। सबसे पहला कौन सा फोर्स के द्वारा ऑर्डर निकालना है, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा ऑर्डर निकालना है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या है, एफ डॉट एस, कब, जब वेक्टर में रहेगा, वरना क्या है एफ एस कोस थीटा, यानी एक्सटर्नल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू दोनों के बीच का एंगल। एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है 50 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 24 मीटर, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, एक्सटर्नल फोर्स भी किधर लग रहा है, आगे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी किधर हुआ, आगे। सर कैसे पता है, क्योंकि आगे वाला फोर्स बड़ा है पीछे वाला फोर्स छोटा है, जाहिर सी बात है वो आगे जा रहा है आप लोग, ये डिस्प्लेसमेंट किधर है, आगे की तरफ, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया कोस 0 डिग्री, और कोस 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, यानी इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और 2 12 1200 जूल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 किसके लिए वर्डन निकालना है, फ्रिक्शन फोर्स का निकालना है।
फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वर्क डन कितना होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा। फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, अभी निकाला, कितना लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स 20 का, डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ है 24 का हुआ है, लेकिन दोनों के बीच में एंगल कितना है देखो, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है पीछे और डिस्प्लेसमेंट आगे, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया cos 90, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है -1, तो माइनस इंटू 4 2 जा 8 2 2 जा 4। फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वर्डन कितना है नेगेटिव है, याद रखना फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वर्डन हमेशा क्या होगा नेगेटिव होगा अगर वो काइनेटिक फ्रिक्शन है तो, क्योंकि जब भी काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तो क्या होगा रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा, यानी वो अगर बॉडी आगे की तरफ जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा पीछे की तरफ लगेगा, तो इसलिए उसका वर्डन कितना आएगा नेगेटिव आएगा। ठीक है ना, हम लोग देखने वाले हैं स्टैटिक फोर्स के द्वारा वर्डन क्या होगा और काइनेटिक के द्वारा वर्डन क्या होगा, आगे इसको हम डिटेल से देखने वाले हैं ना, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होगा। फिलहाल यहाँ पे फ्रिक्शन के वजह से वर्डन कितना आया नेगेटिव आया और -480 जूल आया। थर्ड क्या है, नॉर्मल फ्रिक्शन की वजह से वर्डन निकालना है, नॉर्मल फ्रिक्शन की वजह से, तो नॉर्मल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा। नॉर्मल फोर्स किसके बराबर है mg के बराबर, और mg कितना होगा 10 kg का mg कितना होगा 100 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितने का 24 का, लेकिन दोनों के बीच में एंगल कितना है, नॉर्मल कितना लग रहा है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट किधर है आगे की तरफ, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, और कोस 90 का वैल्यू कितना होता है 0, डेट्स वाई नॉर्मल फोर्स की वजह से वर्डन कितना है 0 आया। देखो तो अभी हम लोग यहाँ पे जो पढ़े थे कि वर्डन 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, दिख रहा है एक ही ब्लॉक में अलग अलग फोर्स के द्वारा अलग अलग वर्डन है। किसी के द्वारा 0 आ गया क्यों, क्योंकि 90 डिग्री बन रहा था, किसी के द्वारा क्या नेगेटिव आ गया क्यों, क्योंकि फोर्स क्या था इधर और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ था, किसी के द्वारा पॉजिटिव आया क्यों, फोर्स जिधर था उधर ही क्या था डिस्प्लेसमेंट था। यहाँ पे क्या होगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, यहाँ पे इसको वजह से क्या होगा काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा। ठीक है, वहाँ पे वर्डन तो हुआ ही नहीं 0 है, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अच्छा टोटल वर्डन पूछा 4th नंबर में, टोटल वर्डन तो सबको जोड़ दो, टोटल सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा 1200 प्लस -480 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1200 से 480 चलाएगा 0, और 10 से 8 गया 2, और 11 से 4 गया 7, 720 जूल। टोटल वर्डन कितना आया 720 जूल। अगर अच्छा इसी में पूछता बताओ वर्डन ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा कितना होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा अगर ऐसी मैं बोल रहा हूँ तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा कितना वर्डन होगा, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है mg, डिस्प्लेसमेंट 24 इंटू कोस थीटा। ठीक है, mg जो भी होगा 100 हो जाएगा 24 हो जाएगा, बट कोस थीटा कितना डिग्री होगा कोस 90 होगा कि नहीं होगा, कोस खुद सोचो। ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है नीचे की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट किधर है आगे की तरफ, एंगल कितना 190 तो कितना होता 0 होता। तो आपको अलग अलग फोर्स का वर्डन निकालना पड़ सकता है, अलग अलग फोर्स, उसमें जितने सारे फोर्सेस लगेंगे सबके द्वारा वर्डन। तो बहुत बेसिक से भी स्टार्ट किए ना इस तरह क्वेश्चन करने के लिए। जब हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ोगे, वर्क पढ़ लोगे, एनर्जी पढ़ लोगे, हम लोग अलग अलग फोर्स का वर्डन, और फिर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दोगे, फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा वर्डन, स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वर्डन, ग्रेविटेशन के द्वारा वर्डन, और ढेर सारा वर्डन, सबका वर्डन को हम लोग क्या बोलेंगे मेथड ऑफ वर्डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। वहाँ मजा आएगा, एक से एक क्वेश्चन आएगा कि ब्लॉक कहीं से गिर रहा है, ठीक है ना, और सारे फोर्स को द्वारा वर्डन निकाल रहे हैं, उसको इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं। तो वर्डन हम लोग ऐसे ही निकालेंगे हर जगह, लेकिन हाँ हमेशा हम लोग ये तो बच्चा से तरह कोस थीटा नहीं करने वाले, बस देखेंगे कि सेम तरफ होगा तो कोस 0 डिग्री होगा, अपोजिट में होगा तो कोस 180 होगा, जब भी अपोजिट में होगा तो बस माइनस लगा दोगे, और जब भी सेम तक होगा तो बस प्लस लगा दोगे। उसके अलावा अगर कुछ एंगल होगा तो वहाँ पे उस एंगल के साथ रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक उतारिए, आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं और